Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Asim Beg again here with you all with introduction to databases. आज इस सिलसिले का जो लेक्चर है वो है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, जिसमें हम डेटाबेस बनाने का तरीका सीखेंगे। ओवरव्यू। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस डिज़ाइन करने की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें उस डेटाबेस की प्रैक्टिकल सिनेरियो में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना पड़ता है, जिनमें से 4 मेजर चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं। नंबर 1 फिजिबिलिटी स्टडी, नंबर 2 रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, नंबर 3 प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड नंबर 4 डेटा एनालिसिस। ये 4 वो चीज़ें हैं जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडर कंसिडरेशन लेना है ताकि आप एक अच्छी डेटाबेस डिज़ाइन कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट कि ये चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड preliminary investigation of the required database. It involves the area identification and section, that is which area or aspect is to be selected to start with. After the project is selected, it is allocated a specific fund and a proper planning is chalked out for its practical implementation. Side by side, a proper market analysis is also worked out. तो फिजिबिलिटी स्टडी है क्या कि डेटाबेस डिज़ाइन करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो डेटाबेस है क्या ये फिजिबल है कि नहीं। ये फिजिबिलिटी PH से नहीं है, ये FEASIBILITY वाली फिजिबिलिटी है। इसकी मीनिंग है मुमकिनात, यानी हमने ये देखना होता है कि जो डेटाबेस है क्या उसका डिज़ाइन मुमकिन है कि नहीं, क्या डेटाबेस बनेगी या दरमियान में कुछ रुकावटें जो सी वो आएंगी। इसमें हम ऐसे एस्पेक्ट्स को देखते हैं जो डेटाबेस बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर डेटाबेस कितनी देर में कंप्लीट करनी है, इस तरीके से डेटाबेस कंप्लीट करने के लिए कितने फंड्स हैं, और ये भी देखा जाता है कि डेटाबेस कंप्लीट करने के लिए जो हालात हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, वो कई तरह के हालात हो सकते हैं। गवर्नमेंट के कवानीन हो सकते हैं जिसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं। इसके अलावा कंपनी पॉलिसी हो सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल कुछ अदारे हैं जैसे IEEE है या एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ACM अदारा है, या ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उन अदारों के रूल्स कवानीन को हमें सामने रखना पड़ता है कि ये डेटाबेस कौन सी है, ये फिजिबल है या नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि टेररिज्म का ये दौर है, तो अगर कोई टेररिस्ट आपसे डेटाबेस बनवाना चाहता है तो फिजिबिलिटी स्टडी में सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या ये डेटाबेस जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उससे लोगों की प्राइवेसी तो मुतासर नहीं होगी, क्या ये टेररिज्म के लिए तो यूज़ नहीं होगा, क्या जो टाइमलाइन दी जा रही है उसमें ये डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगी, क्या जो फंड्स अवेलेबल हैं उनकी मदद से एडिक्वेट स्टाफ जो सा वो हम हायर कर सकते हैं जो डेटाबेस डिज़ाइन करेगा।
इन सारी चीज़ों को हमने फिजिबिलिटी स्टडी में देखना होता है। तो अगर फिजिबिलिटी स्टडी सक्सेसफुल होती है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलेंगे, अदरवाइज डेटाबेस जो सी वो डिज़ाइन प्रोसेस में एंटर नहीं होगी। फिजिबिलिटी स्टडी, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस है। अब जब एक बार ये क्लियर हो गया कि जो डेटाबेस है वो बन सकती है, वो फिजिबल है, हालात उसके लिए साजगार हैं, और फॉर एग्जांपल हर तरह के जो कवानीन हैं वो भी अलाउ कर रहे हैं कि आप डेटाबेस बना लें, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज़ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, कि डेटाबेस बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका हमने एनालिसिस करना है। रिक्वायरमेंट्स मीन के जो क्लाइंट है जिसकी आपने डेटाबेस बनानी है वो आपको रिक्वायरमेंट्स देता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इस तरीके से मैं एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ और उसमें मैं डेटा जो सा वो स्टोर करना चाहता हूँ। तो आपने उन रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करना है। एनालिसिस मीन तज्जिया, आपने उन रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करना। तो जो फर्स्ट आपका पॉइंट था वो था फिजिबिलिटी स्टडी। अब सेकंड जो पॉइंट है दैट इज रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। एनालिसिस मीन जायजा, आपने रिक्वायरमेंट्स का जायज़ा लेना है, उनका एनालिसिस करना है, तज्जिया करना है, आपने डिटेल से देखना है कि ये रिक्वायरमेंट्स है क्या और इनको किस तरीके से हमने फुलफ़िल करना है। जितनी रिक्वायरमेंट्स आपको क्लाइंट्स बताता है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपने वो पूरी करनी होती हैं, अदरवाइज़ आपकी एक जो अच्छी डेटाबेस है वो नहीं बनेगी। तो ये चीज़ जहन में रखें कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसमें हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी द रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड, दैट इज द पॉसिबल इनपुट्स फॉर द डेटाबेस एंड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी आउट ऑफ इट। यानी इसमें बताया जाता है कि डेटा कहाँ कहाँ से आएगा और उस डेटा की प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट क्या होगी। द यूजर प्रिसाइसली रेट देयर नीड्स ऑफ द डेटाबेस एंड द possible domain and restrictions are also chalked out। अब ये जो बात है the user precisely rate, अब जो यूज़र है वो एक्चुअली IT कम्पिटेंट नहीं है, उसके पास IT का नॉलेज नहीं है, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको जो सा वो एक अच्छी डेटाबेस का डिज़ाइन जो सा वो प्रोवाइड करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली जो यूज़र है वो उसने तो अपनी लैंग्वेज में आपको जो सा वो बता देना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब आपका आगे ये काम है कि आपने किस तरीके से उन रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट करना है कंप्यूटर लैंग्वेज या व्हाट्सोएवर इज़ द केस, डिज़ाइन में आपने आपको उसको किस तरीके से लेके जाना है। तो जो यूज़र है जो आपको वो रिक्वायरमेंट्स बताएगा, आपने उनका एनालिसिस करना है, आपने अपने तौर पे देखना है कि यूज़र आपको क्या कह रहा है, आपने उसको कंप्यूटराइज सिस्टम के व्यू पॉइंट से जो सा वो स्टडी करना है, क्योंकि आपने डेटाबेस बनानी है और डेटाबेस की जो टर्म है दैट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस, इसलिए आपको खुद ये देखना पड़ेगा एज ए डेटाबेस डिज़ाइनर, ये देखना पड़ेगा कि जो रिक्वायरमेंट्स यूज़र बता रहा है क्या वो कंप्यूटर साइंस में कन्वर्ट हो सकती हैं या नहीं, क्या उनकी मदद से डेटाबेस डिज़ाइन हो सकती है या नहीं, और इसके अलावा उन रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन भी आपने चेक करनी है कि क्या जो रिक्वायरमेंट्स बताई जा रही हैं ये ऐसे ही हैं या इससे डिफरेंट है, ये आपने सारा देखना है। ये भी पॉसिबल है जो यूज़र है वो आपको उसका नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है, वो आपको जो रिक्वायरमेंट्स बताए वो अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी या ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक वो ना हो। तो आपका ये काम है कि आप यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका एनालिसिस करें, उसको
कंपनी की पॉलिसी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन रिक्वायरमेंट्स को आप चेक करें और फिर आप उन रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करें। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज़ द सेकंड स्टेप आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी। जब रिक्वायरमेंट्स का आपने अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिया तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जा सकते हैं और नेक्स्ट स्टेज है प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब जो डेटाबेस है वो फिजिबिलिटी उसकी आपने देख ली, अब वो पॉसिबल है कि आप वो बनाएं। नंबर 2, आपने जो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स थी कि डेटाबेस कैसी चाहिए, उसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ या कौन कौन से रिलेशंस चाहिए जो आगे हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जब ये सारा कुछ ओके हो गया, डेटाबेस रिक्वायरमेंट का एनालिसिस भी हो गया, अब आपने एक प्रोजेक्ट शुरू करना है डेटाबेस डिज़ाइन की तरफ। ए प्रॉपर स्केड्यूल is laid down to accomplish this activity. All the cost factors are taken into consideration, that is the salaries of team members, their logistics involved, other trivial expenses such as marriage, gift, insurance, etc. and hardware costs. अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये ऐसे ही है जैसे आप एक बड़ा प्लाजा बनाने लगे हैं या आप एक घर बनाने लगे हैं, 5-6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से आपने डेटाबेस का प्रोजेक्ट जो सा वो स्टार्ट करना है। उसके लिए आपने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है कि इसके लिए कौन सी बिल्डिंग में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, किस तरह का हार्डवेयर परचेज़ किया जाएगा, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग का इंतज़ाम, मौसम के हिसाब से आपने वहाँ सारा इंतज़ाम करना है। जो टीम आपने हायर करनी है जिन्होंने डेटाबेस डिज़ाइन करनी है, जो फिजिबिलिटी प्लान में या एनालिसिस फेज़ में आपके साथ रहेगी या आगे आने वाले डिज़ाइन फेजेस में आपके साथ होगी, उनकी सैलरीज का भी आपने देखना है, वो ऑफिस कैसे आए जाएंगे, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का आपने इंतज़ाम करना है, उनके अदर एक्सपेंसेस, अगर वो चाय पीते हैं या फॉर एग्जांपल लंच डिनर आपने उनको करवाना है। इसके अलावा अदर गिफ्ट्स, अगर डेटाबेस बहुत बड़ी है तो उनके लिए ज़ाहिर है फिर आप बोनसेस भी अनाउंस करेंगे, तो कुछ बोनसेस वगैरह या जो आप उनको पैकेजेस देंगे वो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग में सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। और फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा डेटाबेस डिज़ाइन प्रोजेक्ट। उसके बाद डेटा का एनालिसिस है, इसकी बारी आएगी। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट एनालिसिस एस्पेक्ट वाइल डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़: डेटा फ्लो डायग्राम, DFD, डिसीजन टेबल्स एंड डिसीजन ट्रीज। ये 3 चीज़ें आएंगी जिसमें डेटा एनालिसिस हम करेंगे कि जो डेटा डेटाबेस में आएगा उसको डेटाबेस डिज़ाइन करने से पहले हमने एनालाइज कर लेना है। अब देखें, एक्चुअली जो डेटाबेस है ये फाउंडेशन है डेटा के लिए। डेटा अभी उसमें फीड नहीं हुआ, अभी आपने उसका डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन आपने डेटा के मुताबिक करना है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपने घर बनाना है तो आपको और तरीके का डिज़ाइन चाहिए। अगर आपने एक स्कूल की बिल्डिंग बनानी है तो आपको और तरीके का डिज़ाइन चाहिए। अगर आपने हॉस्पिटल बनाना है तो आपको एक और तरीके का डिज़ाइन चाहिए। अगर आपने मैरिज हॉल बनाना है तो आपको और तरीके का डिज़ाइन चाहिए। सेम लाइक जो डेटा एनालिसिस है ये वो पार्ट है जिसमें हम डेटा का एनालिसिस करते हैं ताकि उस डेटा को फाउंडेशन दे सकें। और इस डेटा एनालिसिस में हम डेटा फ्लो डायग्राम्स, DFD, ये डायग्राम है बकायदा, ये आगे हम देखेंगे। इसके अलावा डिसीजन टेबल्स हम बनाते हैं और डिसीजन ट्री बनाते हैं। तो इससे हमारा डेटा एनालिसिस जो सा वो कंप्लीट होने के बाद हम डेटाबेस डिज़ाइन जो सा वो स्टार्ट करते हैं। और फिजिकल डिज़ाइन से पहले हम लॉजिकल डिज़ाइन बनाते हैं, जो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। आज 3.2 हम डेटा मॉडलिंग जो सा इसको स्टडी करेंगे। डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। दोबारा समझे, डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। यानी इसमें हम जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं और उन डेटा ऑब्जेक्ट्स के आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं। और जब इसका हम मॉडल बना देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डेटा मॉडलिंग।
इंग्रेडिएंट्स और डेटा मॉडलिंग आर एंटिटीज जिन्हें हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, कार्डिनैलिटी एंड नंबर 5 पे मॉडलिटी। तो ये 5 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ये डेटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। एंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट्स नंबर 1, नंबर 2 एट्रीब्यूट्स, नंबर 3 relationships, number 4 cardinality and number 5 modality. Entities or objects. A data entity object is anything that is participating in the system. It is always properly identifiable. For example, a teacher, a student, an aeroplane, all are entities. अब इसमें जो टीचर है वो भी एक एंटिटी है। अगर आप एक स्कूल का सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट भी एक एंटिटी है। इसी तरीके से अगर वो स्कूल की बसेस हैं तो बसेस भी एक एंटिटी है। अगर उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो अकाउंट्स भी एक एंटिटी है। इसी तरीके से फ़ी सिस्टम उन्होंने अगर बनाना है तो फ़ी भी एक एंटिटी है। एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू कीप और रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन एंटिटी। एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू कीप और रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन एंटिटी, या उसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। एट्रीब्यूट्स। Attributes defines the objects, describe their characteristics, and in some cases make references to other objects. That is, attributes for a teacher could be, for example, पीछे हमने बात की कि teacher is an entity, student is an entity, aeroplane is an entity. तो अगर हम teacher entity की बात करें तो teacher entity में further चीज़ें आएंगी, जैसे टीचर का नाम होगा, उसका जेंडर होगा, लास्ट डिग्री उसकी होगी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी, इसी तरीके से पे स्केल उसका होगा, या नेशनैलिटी होगी, या मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, या उसका होम एड्रेस होगा फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से उसका ब्लड ग्रुप हो सकता है। ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो किसी एंटिटी के मतलब जो जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे वो हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो सा वो एट्रीब्यूट कहलाएगा। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जो एक एंटिटी है वो एक बड़ा यूनिट है और हर एंटिटी के आगे जो डिटेल है दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, दैट इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। तो जैसे टीचर का नेम ये एक एट्रीब्यूट है, जेंडर ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो अगर आप सपोज टीचर एंटिटी के यहाँ पे मौजूद एट्रीब्यूट्स को काउंट करें तो टीचर नेम 1 2 3 4 5 6 7 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा आप बहुत से एट्रीब्यूट्स और ले सकते हैं, जैसे आप उसका CNIC नंबर ले सकते हैं, वो भी एक एट्रीब्यूट होगा। उसके घर का एड्रेस ले सकते हैं, वो भी एक एट्रीब्यूट होगा। डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, वो भी एट्रीब्यूट होगा। उसका डिपार्टमेंट ले सकते हैं, वो भी एट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, वो भी एट्रीब्यूट होगा। उसकी सैलरी कितनी है वो भी एट्रीब्यूट होगा। मेडिकल अलाउंस उसको कितना मिल रहा है वो भी एक एट्रीब्यूट होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो पढ़ा रहा है वो भी एक एट्रीब्यूट होगा। और इसी तरीके से और बहुत कुछ, उसमें उसकी पिक्चर भी हो सकती है, उसके फिंगर प्रिंट्स भी उसका एक एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट डिफाइंस द objects, describe their characteristics and in some cases make references to other objects. तो जैसे टीचर के एट्रीब्यूट्स आपके सामने हैं। इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट के एट्रीब्यूट देखें तो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसका फादर नेम होगा, उसका बे फॉर्म नंबर होगा या CNIC नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, उसका ईमेल एड्रेस होगा, रेजिडेंस का एड्रेस होगा, ब्लड ग्रुप होगा, क्लास उसकी कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो एंटिटीज़ जो सी हैं वो एक बड़ा यूनिट है और हर एंटिटी के आगे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स की।
तो ये हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट है रिलेशनशिप्स। फिर हम कार्डिनलिटी और मोडालिटी को देखेंगे। तो रिलेशनशिप क्या है? द रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर। तो जो रिलेशनशिप है इसमें बताना होता है कि जो एंटिटीज हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका आपस में कैसा रिलेशन है और क्या रिलेशन है। दो चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि रिलेशन की टाइप कौन सी है और रिलेशन ज़रूरी है या नहीं। तो इसको हम पढ़ेंगे कार्डिनलिटी और मोडालिटी के नाम से, यानी रिलेशन की टाइप कार्डिनलिटी, और इसी तरह हम मोडालिटी में देखेंगे कि रिलेशन ऑप्शनल है या कंपल्सरी है। द डेटा ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड connected to one another in different ways. Consider the data object book and book store in the following diagram. जैसे बुक आपके पास एक एंटिटी है और बुक स्टोर भी एक एंटिटी है। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट या एंटिटी है बुक, एक आपके पास एंटिटी या ऑब्जेक्ट है बुक स्टोर जहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं। तो ये बेसिक कनेक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, यानी ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, बुक भी ऑब्जेक्ट, बुक स्टोर भी ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा आपने रिलेशन बता दिया कि जो बुक है वो बुक स्टोर में होती है। इसकी डिटेल में जाएं तो आप देखेंगे कि जो बुक है वो बुक स्टोर में होती है। बुक का आप ऑर्डर कर सकते हैं बुक स्टोर से। बुक स्टोर वाले आपको डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमारे पास ये बुक है। इसी तरह जो बुक स्टोर है वो बुक्स को स्टॉक कर सकता है, वो 1 2 3 4 कॉपीज उसकी ला के रख सकता है। यानी जो बुक स्टोर है वो बुक्स को डिस्प्ले भी करता है, बुक्स को ऑर्डर भी करता है, बुक्स को स्टॉक भी करता है, इसके अलावा बुक्स को सेल भी करता है। और इसी तरीके से जो बुक्स हैं अगर वो सेल हो गई हैं तो वो रिटर्न भी हो जाती हैं। इसी तरह जो परचेज की गई बुक्स हैं वो भी रिटर्न होती हैं। तो जो बुक स्टोर एक एंटिटी है। अब बुक्स के साथ हमने उसका पूरा अगर डिटेल रेफरेंस देखा तो हमें पता चला कि 5 रिलेशंस हैं। बुक स्टोर या तो नई बुक्स मंगवा रहा है, या ऑलरेडी जो उसके पास मौजूद हैं उनको डिस्प्ले कर रहा है, या जो बुक्स हैं उनको स्टॉक कर रहा है, और या वो बुक्स को सेल कर रहा है, या जो सोल्ड बुक्स हैं उनको वो वापस ले रहा है, या जो परचेज बुक्स हैं उनको वो रिटर्न कर रहा है। तो ये थोड़ा डिटेल्ड रिलेशनशिप हमने यहाँ पे देखा। अब फॉलोइंग आर द डिफरेंट पॉसिबल एंड रेलिवेंट रिलेशनशिप बिटवीन देम। ए बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक्स, या वो बुक मंगवाएगा या बुक्स मंगवाएगा। ए बुक स्टोर डिस्प्लेस बुक्स और बुक्स। ए बुक स्टोर स्टॉक्स बुक और बुक्स। ए बुक स्टोर सेल्स बुक और बुक्स। ए बुक स्टोर रिटर्न्स बुक और books. It is important to note that all the relationships define the relevant connections between both objects. All the relationships are bi-directional. यानी ये दो सिम्पी रिलेशनशिप्स हैं, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से मुखातब है, बाई डायरेक्शनल, दो सिम्पी। वी हैव टू कंसिडर ओनली द रेलिवेंट रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो हमने जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है तो हमने सिर्फ एक के ऊपर कंसंट्रेट करना है, और आमतौर से हम कंसंट्रेट करेंगे बुक स्टोर के ऊपर। बुक के ऊपर हम कंसंट्रेट उस वक्त करेंगे जब हम बुक की डिटेल्स जो सी वो लेंगे। पॉइंट नंबर 4, कार्डिनलिटी। वेदर सम अक्रेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 1 आर रिलेटेड टू सम अक्रेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 2, इट इज एक्सप्रेस्ड एज वन और मैनी। एग्जाम्पल, ए हस्बैंड कैन हैव only one wife and a father can have many children। तो अगर आप ये एग्जांपल देखें कि एक जो शौहर है, एक हस्बैंड की एक वाइफ है, लेकिन जो एक बाप है उसके कई बच्चे हैं। तो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ये 1 to 1 है, लेकिन जो बाप और बच्चों का रिलेशन है ये 1 फादर टू मैनी चिल्ड्रन, ये 1 to many है। तो इस तरह हमारे पास जो रिलेशंस हैं वो 1 to 1। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने 1 to 1 रिलेशनशिप देखना है तो वो क्या है बताता हूँ। अभी 1 to many हो सकता है, मैनी टू मैनी, रिकर्सिव एंड नन। तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये रिलेशनशिप जो सा ये
कौन कौन से रिलेशनशिप्स यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। तो 1-to-1 रिलेशनशिप की अगर आप बात करें, जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट, ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। इसी तरह एक डॉक्टर एक पेशेंट, ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। इसी तरीके से 1-to-many को अगर आप देखें तो 1 टीचर मैनी स्टूडेंट, जैसे टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, या 1 डॉक्टर मैनी पेशेंट्स, जैसे नर्स में डिस्पेंसरी में होता है कि एक डॉक्टर बहुत से पेशेंट्स। मैनी टू मैनी की अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो जैसे बहुत से टीचर्स, बहुत से स्टूडेंट्स, या बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से पेशेंट्स, जैसे हॉस्पिटल। तो 1-to-1 जैसे हस्बैंड वाइफ, या कोई बच्चा जैसे घर पर ट्यूशन लेता है, एक टीचर एक स्टूडेंट। 1-to-many जैसे क्लासरूम में एक टीचर बहुत से स्टूडेंट्स। मैनी टू मैनी जैसे हॉस्पिटल है या कॉन्फ्रेंस रूम है, बहुत से टीचर बहुत से स्टूडेंट्स। और रिकर्सिव रिलेशनशिप को ज़रा आप अंडरस्टैंड करें कि ये क्या होता है। इसमें ये होता है कि जब किसी एंटिटी का रिलेशनशिप उसके अपने ही साथ हो तो उसे हम कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, एक टीचर है, तो वो कभी कभी स्टूडेंट भी बन जाता है, या एक एम्प्लॉय है तो वो कभी सुपरवाइजर बन जाता है। अब सुपरवाइजर भी एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय भी एक एम्प्लॉय है, तो एक एम्प्लॉय के कई रोल हो सकते हैं। तो जैसे रिकर्सिव ऑपरेशन, अगर आप रिलेशनशिप की बात करें, जैसे ड्राइवर है, कभी वो ओनर खुद ड्राइव कर लेता है गाड़ी और ड्राइवर को पीछे बैठा लेता है, कभी वो ड्राइवर को कहता है कि तुम गाड़ी ड्राइव करो। तो रोल की हम बात कर रहे हैं कि रिकर्सिव रिलेशनशिप वो होगा जब किसी एंटिटी की जो अपनी नेचर है वो चेंज हो रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एम्प्लॉय है, वो एज एन एम्प्लॉय भी काम कर रहा है और वो एज ए सुपरवाइजर भी काम कर रहा है, उसके अंडर बहुत से और एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये रिलेशनशिप कहलाएगा रिकर्सिव रिलेशनशिप। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं होता। अब हम बात करेंगे मोडेलिटी की। इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप कितना ज़रूरी है। तो अगर तो ऑप्शनल रिलेशनशिप है तो 0 से शो करेंगे, और अगर मैंडेटरी है, लाजमी रिलेशनशिप है, तो हम उसको 1 से शो करेंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कंसिडर 2 ऑब्जेक्ट्स, कस्टमर एंड रिपेयर एक्शन इन ए वर्कशॉप एनवायरनमेंट। यानी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक कस्टमर एक वर्कशॉप पे गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए लेके गया है। तो वहाँ पे रिलेशनशिप्स जो उनसे वो ऑप्शनल भी हो सकते हैं, मैंडेटरी भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम इस 1-to-1 रिलेशनशिप की बात करें, हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये मैंडेटरी है। और अगर हम फादर कैन हैव मैनी चिल्ड्रन, ये रिलेशनशिप जो उनसा ये ऑप्शनल हो सकता है, क्योंकि लाजमी नहीं कि किसी बाप के औलाद भी हो। ये पॉसिबल है कि वो फादर उस बंदे की शादी तो हुई हो लेकिन वो फादर ना बना हो। तो लेकिन अगर वो फादर बना है तो फिर ये मैंडेटरी रिलेशनशिप होगा। ये 1-to-1 भी हो सकता है फादर और मैनी, लेकिन क्योंकि एक बाप के कई बच्चे हो सकते हैं तो इसलिए ये 1-to-many रिलेशनशिप में हम इसको लेंगे। और इसी तरीके से जो मैनी टू मैनी है रिलेशनशिप, ये ऑप्शनल भी हो सकता है और मैंडेटरी भी हो सकता है, जिसको हम नेक्स्ट डायग्राम में स्टडी करते हैं। कार्डिनलिटी implies that only one customer awaits repair actions। अब जो कार्डिनलिटी है, अब देखें यहाँ पे जो 2 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ना, इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी है, कस्टमर ने गाड़ी ठीक करवानी ही करवानी है। लेकिन अगर आप रिपेयर एक्शन की बात करें, यहाँ पे वर्कशॉप की बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शनल है मोडेलिटी, क्योंकि लाजमी नहीं कि इस बंदे की बारी आए। कस्टमर इज़ प्रोवाइडेड विद रिपेयर एक्शन, कस्टमर इज़ प्रोवाइडेड विद रिपेयर एक्शन। कस्टमर ने गाड़ी ठीक करवानी है, लेकिन एम्प्लाइज दैट देयर मे बी मैनी रिपेयर एक्शंस, पॉसिबल है वहाँ और बहुत सारी गाड़ियाँ रिपेयर हो रही हैं। कस्टमर गाड़ी ले गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गाड़ी ठीक होगी सबसे पहले, उसके लिए गाड़ी ठीक करवाना मैंडेटरी है, लाजमी है। लेकिन रिपेयर एक्शन में उसकी बारी आएगी कि नहीं, वो ऑप्शनल चीज़ है। तो एम्प्लाइज दैट इन ऑर्डर टू हैव अ रिपेयर एक्शन वी मस्ट हैव अ कस्टमर। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर वर्कशॉप ओपन है और कस्टमर ही कोई नहीं आया तो वर्कशॉप का क्या फ़ायदा। और यहाँ आप देखें, एम्प्लाइज दैट देयर मे बी अ सिचुएशन इन विच रिपेयर एक्शन इज़ नॉट नेसेसरी।
पॉसिबल है कि गाड़ी को ठीक होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कहते हैं ये ओके है गाड़ी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम इसको डायग्राम में दिखाएं तो हम दिखाएंगे कस्टमर, यहाँ पे ये मैंडेटरी का साइन है, ये ऑप्शनल का साइन है जो आपको नज़र आ रहा है, अवेयर्स रिपेयर एक्शंस। तो ये जो डायग्राम हमने नीचे बनाकर दिखा दी है, ये सारा कुछ बता रही है कि जो कस्टमर है वो मैंडेटरी उसका रिलेशन है रिपेयर एक्शन के साथ, यानी अगर उसने कस्टमर जो सा है अगर उसने गाड़ी ठीक करवानी है तो वर्कशॉप जाना ही पड़ेगा। लेकिन वर्कशॉप वालों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो काम करें, क्योंकि वो काम सिर्फ उस वक्त करेंगे जब कस्टमर आएगा, और अगर कस्टमर आया ही नहीं तो फिर रिपेयर एक्शन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शनल है, यानी रिपेयर एक्शन ऑप्शनल है, कस्टमर का होना मैंडेटरी है, लाजमी है। कस्टमर होगा तो रिपेयर एक्शन होगा। But connecting all the data objects along their relationship in the above manner, an ERD entity relationship diagram is constructed. तो ये आपके पास अब डिफरेंट एंटिटीज़ को उनके रिलेशन वाइज हमने कनेक्ट कर दिया है, और उसकी मदद से ये डायग्राम है जिसको आप अंडरस्टैंड करें। अब ये लाइसेंसेस है, ये आपके पास यहाँ पे एक डीलरशिप, एक आपके पास यहाँ पे जो बिज़नेस है उसकी बात हो रही है, और उसकी जो आगे एंटिटीज़ हैं उसमें स्टॉक्स हैं, लाइसेंसेस हैं, कार्स हैं, और कार्स में कार बिल्ड है, और ट्रांसपोर्ट, और शिपर, और कॉन्ट्रैक्ट्स, और मैन्युफैक्चरर। तो ज़रा अंडरस्टैंड करें डीलरशिप ये कैसे चल रही है कि उनके पास वो लाइसेंस इशू करते हैं किन को, मैन्युफैक्चरर्स को। मैन्युफैक्चरर्स बिल्ड करते हैं, क्या बिल्ड करते हैं, कार्स स्टॉक हो जाती हैं, किन के स्टॉक में, डीलरशिप के, वो डीलर्स के जो स्टॉक है उसमें कार्स जो सी वो हो जाती हैं, या कार्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, शिप कर दिया जाता है। और इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं कि हम इतनी गाड़ियाँ शिप करेंगे। तो ये पूरा जो आपके सामने है जिसमें डिफरेंट एंटिटीज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 एंटिटीज़ को आपके सामने जो सा वो दिखाया गया है। इनको आपस में जब हम रिलेट करते हैं और इनके रिलेशंस बताते हैं कि कहाँ पे रिलेशन जो सा है वो, यहाँ आप अगर आप देखें फॉर एग्जांपल तो यहाँ आपको रिलेशन नज़र आ रहा है मैंडेटरी, यहाँ भी मैंडेटरी नज़र आ रहा है, यानी जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए लाइसेंस का लेना ज़रूरी है। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर है वो बिल्ड करेगा, और इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर है कॉन्ट्रैक्ट्स किसी मैन्युफैक्चरर से ही मिलेंगे। और इसी तरीके से ये पूरी डायग्राम को अगर आप देखें तो ये कहलाएगी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD। ERD की कुछ एट्रीब्यूट्स को हम स्टडी करते हैं। द एंटिटी ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेयर डिस्कस्ड above is the objective of the data model, यानी नंबर 1 the entity object relationship pair discussed above is the objective of the data model. These pair can be represented graphically using the entity relationship diagram. अब ये जो हमने इसको ग्राफिकली दिखाया है, इस ग्राफ को या इस मॉडल को हम कहते हैं ERD. It was basically proposed for design of relational database systems and now is being adopted for other database types also, जैसे network database या distributed databases या object relational databases, उनके लिए भी ERD मॉडल जो से वो यूज़ हो रहे हैं। A set of primary components are identified for the ERD: data objects, attributes, रिलेशनशिप, कार्डिनलिटी एंड मोडेलिटी। ये 5 चीज़ें हमने जो स्टडी की कि ERD में ये 5 चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी? डेटा ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, कार्डिनलिटी एंड मोडेलिटी। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द ERD इज टू रिप्रेजेंट एंटिटीज, ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स को एसोसिएशंस भी कहते हैं। डेटा मॉडलिंग एंड द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम प्रोवाइड द analyst or database administrator with the concise notation for examining data within the context of a data processing application.
और कंस्ट्रक्टिंग ए फिजिकल डेटाबेस। तो अगर आपने ERD मॉडल बना लिया है तो उसकी मदद से आप फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की तरफ जा सकते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन is to map the conceptual data model to an implementation model that a particular DBMS can process with performance that is acceptable to all users throughout the organization. In today's compatible economy, database users require information that is complete and up to date, and they expect to be able to access this information quickly and easily. तो जो डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस है ये क्या है कि अब हम जो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है उससे हम अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। कंसेप्चुअल डेटा मॉडल से इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास जो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल था जो हमने पीछे डिस्कस किया, अब उसको हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन जौन सी है वो अपना डेटा जौन सा है वो उसमें रिकॉर्ड कर सके। तो एक्चुअली अब जो हम टॉपिक स्टडी करने लगे हैं वो ये है कि जो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है उसको हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कैसे लेके जाएंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ताकि उसमें डेटा जौन सा वो फीड हो सके। डायग्राम एक आपके सामने है, ज़रा इसको आप देखें। फॉलोइंग इज द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। ये सारी स्टेजेस आपने जहन में रखनी है। नंबर 1 प्लानिंग, एंटरप्राइज डेटा मॉडल का यहाँ पे कंसेप्ट हम लेंगे, फिर उसके बाद एनालिसिस, फिर कंसेप्चुअल डेटा मॉडल बनेगा जिसमें लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को स्टडी किया जाएगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी मॉडल जौन सा वो यानी कंप्यूटर की मदद से जो मॉडल है वो सामने आएगा जिसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेटाबेस की और डेटाबेस रिपोजिटरीज की बात होगी। तो ये 3 जो स्टेजेस हैं, एंटरप्राइज डेटा मॉडल मीन के वो डेटा मॉडल जो एंटरप्राइज के पास मौजूद है उसका कंप्यूटर से कोई तल्लुक नहीं है, या पॉसिबल है कि वो कंप्यूटर के ऊपर ही मौजूद हो, लेकिन हम उसको लेकर चलेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग, फिर एनालिसिस, फिर लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिर फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट पे डेटाबेस रिपोजिटरीज। तो जो एंटरप्राइज डेटा मॉडल है वो कंसेप्चुअल मॉडल की तरफ जाएगा और कंसेप्चुअल मॉडल फिर टेक्नोलॉजी मॉडल की तरफ जाएगा। और जो टेक्नोलॉजी मॉडल है ये वो मॉडल है जो हम कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। कंसेप्चुअल या लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मैपिंग द कंसेप्चुअल डेटा मॉडल्स फ्रॉम एनालिसिस टू structures that are specific to the target DBMS. If the target environment is the relational DBMS, then the conceptual data models are mapped to normalized relations. तो ये ध्यान में रखें कि अगर तो सिंपल DBMS है तो फिर हम डायरेक्टली कंसेप्चुअल मॉडल को फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपकी जो टारगेट आपका है वो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल DBMS है, तो फिर आपको अपने डेटा को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे, डेटा नॉर्मलाइजेशन। फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ लॉजिकल डिज़ाइन प्रोसेस। कंसेप्चुअल डेटा मॉडल ER डायग्राम जो हमने बनाई थी उसको देखते हैं। इसमें हम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम रिलेशंस को मर्ज करते हैं और रिलेशंस को हम नॉर्मलाइज करते हैं। तो इससे आपके पास लॉजिकल डेटा मॉडल बनता है जो नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस है। यानी 4 स्टेजेस से आपने अपने मॉडल को गुजारना है। नंबर 1 रिप्रेजेंट एंटिटीज़, नंबर 2 रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, नंबर 3 मर्ज द रिलेशंस एंड नंबर 4 नॉर्मलाइज द रिलेशंस। ये 4 स्टेजेस से गुजरने के बाद आपकी जो
आपका कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है जो लॉजिकल से वो फिजिकल की तरफ सफ़र शुरू करेगा। 4 स्टेजेस कौन कौन सी? रिप्रेजेंट एंटिटीज, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, मर्ज द रिलेशंस एंड नॉर्मलाइज द रिलेशंस। इनको वन बाय वन हम देखते हैं। रिप्रेजेंट एंटिटीज, ईच एंटिटी टाइप इन द ER diagram, entity relationship diagram, is represented as a relation in the relational view or data model. The identifier of the entity type becomes the primary key of the relation and other attributes of the entity type become non-key attribute of the relation. तो अगर फॉर एग्जांपल आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें कि ये क्या है, रिप्रेजेंट एंटिटी, तो मिसाल के तौर पे आपने टीचर एंटिटी, अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं टीचर एंटिटी, तो इसमें हम टीचर को एक कोड दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको कहेंगे एम्प नंबर। अब ये जो एम्प नंबर है इसको हम प्राइमरी की डिफाइन कर देंगे, पी के प्राइमरी की के 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, ध्यान में रखें हमेशा कि प्राइमरी की में 2 खूबियाँ होती हैं। नंबर 1 ये यूनिक होती है और नंबर 2 ये नॉट नल। यानी नंबर 1 तो ये यूनिक होगी, डुप्लीकेट नहीं होगी। एम्प्लाई नंबर जो आप असाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 205 एम्प्लाई नंबर असाइन कर दिया है, अब ये सिर्फ इसी एम्प्लाई को असाइन होगा, ये किसी और को असाइन नहीं होगा। तो आप क्या लेंगे, ओनली वंस, इसको हम कहते हैं यूनिक। और नॉट नल का मतलब है कि इस वाले कॉलम को, यानी एम नंबर के कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते, इसमें आपने कुछ ना कुछ लिखना है, और जो लिखना है वो डुप्लीकेट ना हो, इसलिए इसको यूनिक कहा गया। यानी लिखना है तो लाजमी लिखना है, और जो लिखना है वो डुप्लीकेट ना हो। लिखना लाजमी है लेकिन जो लिखना है वो डुप्लीकेट ना हो, और इसको हम कहेंगे प्राइमरी की। तो हर एंटिटी का एक एट्रीब्यूट हमने प्राइमरी की डिफाइन करना होता है, ये चीज़ ध्यान में रखें। एवरी एंटिटी मस्ट हैव अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट। बाकी सारे के सारे जो उसका नेम है फॉर एग्जांपल, या उसका CNIC नंबर है, या उसका एड्रेस है, ये जितने उसके एट्रीब्यूट्स हैं, सैलरी फलां फलां, वो उनको हम कहेंगे नॉन की एट्रीब्यूट्स, नॉन की। और ये वाला जो एक है जिसकी बेस पे ये एंटिटी शनाख्त होगी, इसके रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको हम कहेंगे PK और प्राइमरी की, PK और प्राइमरी की। Each entity type in the diagram is represented as a relation in the relational view or data model. The identifier of the entity type becomes the primary key. अब वो जो हमने एम्प नंबर उसको एक कोड दिया, वो उसकी प्राइमरी की है, जिसको हम आइडेंटिफायर भी कहेंगे, जो आइडेंटिफाई करेगा। एंड अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी, जैसे उसका नेम है, एड्रेस वगैरह है, वो नॉन की एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। फिर हम रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ईच रिलेशनशिप इन एन ER diagram must be represented in the relational model. It depends on its nature. For example, in some cases we represent a relationship by making the primary key of one relation or a foreign key of another relation. In the other cases we create a separate relation to represent a relationship. तो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं कि जैसे आपके पास एक पेरेंट टेबल है, टेबल, और इसको फॉर एग्जांपल आप क्या लेते हैं T1 टेबल 1, और एक आपके पास T2 है टेबल 2, और जो टेबल 2 है उसमें एक कॉलम, अब क्योंकि ये पेरेंट टेबल है, ये वाला चाइल्ड टेबल है, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक शख्स का नाम लिखते हैं नवाज, और अब इस टेबल T2 में आपने उसके बच्चे लिखने हैं, उनके नाम दराज करना आपने 1 2 3, चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2, चाइल्ड नंबर 3। तो अब इस T1 को आपने T2 के साथ लिंक करना है, ये T1 को T2 के साथ लिंक करना है। तो 1
रिकॉर्ड इधर और 0 रिकॉर्ड इधर। 0 मीन मैनी, 1 मीन 1, 0 मीन मैनी। तो एक शख्स के कई बच्चे हो सकते हैं। और यहाँ पे जो प्राइमरी की है कॉलम इस वाले टेबल का, वो यहाँ पे फॉरेन की बनेगा। तो प्राइमरी की का लिंक फॉरेन की से होगा, यानी जब तक यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आता, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आएगा। आप यहाँ पे बच्चे ऐड नहीं कर सकते जब तक सबसे पहले उनका फादर जो सा उसका डेटा फीड ना करें। तो ये प्राइमरी की होगी, ये वाली फॉरेन की होगी। ये वीडियो है, इसको बार बार देखें ताकि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हों। फिर मर्ज दी रिलेशंस। अब जब आप रिलेशनशिप्स बनाएंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत से रिलेशनशिप्स हैं जो डुप्लीकेट आ रहे हैं। और इसके लिए वर्ड यूज होता है रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन। In some cases, there may be redundant relations, that is, two or more relations that describe the same entity type. They must be merged to remove the redundancy. This process is also known as view integration. तो redundancy को remove करना view integration कहलाता है। तो जब आप देखेंगे कि फलां टेबल में भी एक रिलेशन बना हुआ है, वही रिलेशन यहाँ भी बना हुआ है, तो आप जो डुप्लीकेट रिलेशन है उसको जब रिमूव करेंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्यू इंटीग्रेशन। और इससे रिडंडेंसी या डेटा डुप्लीकेशन ख़त्म होती है और स्पेस एफिशिएंसी अचीव की जाती है। तो डेटा रिडंडेंसी बहरहाल एक फैक्टर है जिसको डेटा नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए हम दूर करते हैं। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए डेटा रिडंडेंसी को भी रिमूव किया जाता है। और फिर आपके पास है नॉर्मलाइज द रिलेशंस, यानी जब आपने रिलेशंस को मर्ज कर दिया तो अब आप उनको नॉर्मलाइज करेंगे। द रिलेशन दैट आर क्रिएटेड इन स्टेप 1 and 2 मे हैव unnecessary redundancy and may be subject to anomalies. Anomalies mean errors when they updated. Normalization is the process that refines the relations to avoid these problems. Normalization will be discussed in chapter number 4 में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये 4 स्टेजेस से गुजार के आप कंसेप्चुअल लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है उसको फर्निश करते हैं। नंबर 1 रिप्रेजेंट एंटिटीज, नंबर 2 रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, नंबर 3 मर्ज रिलेशंस एंड नंबर 4 नॉर्मलाइज द रिलेशंस। 3.3.2 physical database design. It is the last stage of the database design process. The major objective of physical database design is to implement the database as a set of stored records, files, indexes and other data structures that will provide adequate performance and ensure database integrity, security and recoverability. There are 3 major inputs to physical database design. Number 1 logical database structures developed during logical database design, that is the normalized relations. Number 2 user processing requirements, that is size and frequency of use of the database, response time, security, backup, recovery, etc. and characteristics of the database management system and other components of the computer operating environment. अब देखिए, इससे पहले जो लेक्चर हुआ उसमें हमने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को देखा, जिसमें हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई और 4 फेजेस से गुजार के हमने डेटाबेस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर या कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर था वो हमने डिज़ाइन कर लिया। अब एक्चुअली जो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है, ये वो डिज़ाइन है जो हम बाकायदा कंप्यूटर पे बनाएंगे और इसमें ही आपका डेटा जो सा वो स्टोर होना है। यानी जब हम बात करते हैं ना कि हमारे पास एक डेटाबेस है, तो वो जो डेटाबेस है कंप्यूटर पे जो डेटाबेस चल रही है वो एक्चुअली
फिजिकल डेटाबेस है, और यहाँ पे हम उसी फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं जिसको हम कंप्यूटर के ऊपर बनाएंगे। इससे पहले जितने डिज़ाइन बने वो या तो पेपर के ऊपर थे या किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की हद तक, सिर्फ वो ड्राइंग की हद तक थे। लेकिन अब ड्राइंग की बात नहीं है, अब ये बकायदा वो डिज़ाइन बनेगा जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर का नक्शा वो आपका एक लॉजिकल डिज़ाइन है, कंसेप्चुअल डिज़ाइन है और लॉजिकल डिज़ाइन है, लेकिन जो घर है जिसमें आप रहते हैं वो फिजिकल डिज़ाइन है। तो सेम लाइक फिजिकल डेटाबेस मीन कि वो डेटाबेस जिसमें आप डेटा स्टोर करेंगे। और इसमें अब चीज़ ज़हन में रखें कि लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर होगा जिसमें डेवलप्ड ड्यूरिंग द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हमने बनाया, जिसमें हमने रिलेशंस को नॉर्मलाइज्ड किया। इसके अलावा यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी। प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स जैसे डेटाबेस का साइज़ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मीन के उसमें कितनी स्पीड से डेटा जो सा वो आएगा, कितनी देर बाद आएगा डेटा, पर सेकंड रिकॉर्ड्स आएंगे या पर मिनट आएंगे या पर मंथ आएंगे या पर ईयर आएंगे। इसके अलावा यूज़ ऑफ द डेटाबेस ये आएगी, और रिस्पांस टाइम कि डेटाबेस आपकी जो सी वो कितनी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, कितनी जल्दी वो आपको रिस्पांस दे। ये डिपेंड करेगा कि फिर आपको जो डेटाबेस का डिज़ाइन है वो इतना आपको शार्प बनाना पड़ेगा और हार्डवेयर आपको इस तरीके का प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत अच्छा हो। फिर सिक्योरिटी की बात इसमें होगी कि डेटाबेस ज़ाहिर है, डेटाबेस में आपका हर तरह का डेटा होगा, कंपनी की प्राइवेसी सारी, जैसे अगर आप नादरा या पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के डेटाबेसेस की बात करें तो ये बहुत सिक्योर, या बैंक्स की डेटाबेस हैं, बहुत सिक्योर डेटाबेस होती हैं। इनके रिकॉर्ड जो उनसे वो अगर वो फॉर एग्जांपल किसी के हाथ लग जाए तो फिर विकीलीक्स जैसे मामला जो उनसे वो बनते हैं। तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि डेटाबेस जो उनसे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, पासवर्ड के बगैर आप उसके रिकॉर्ड्स को जो उनसे वो एक्सेस ना कर सकें। फिर डिफरेंट यूज़र लेवल्स इसमें आएंगे। इसके अलावा बैकअप मीन के जो आपकी एक्चुअल फाइल है उसका आपने एक कॉपी बना लेनी है। मास्टर फाइल की कॉपी को बैकअप फाइल कहा जाता है। ये इमरजेंसी पर्पज़ के लिए रखी जाती है ताकि अगर मास्टर फाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जांपल फ्लक्चुएशन की वजह से या फायर वगैरह की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो बैकअप फाइल जो आपने कहीं और स्टोर की हुई थी आप उसकी मदद से डेटा जो सा वो रिकवर कर सकते हैं। और इसी तरीके से बाज़ दफ़ा ये होता है कि बैकअप से तो हम रिस्टोर कर लेते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि बैकअप भी नहीं लिया होता और आपकी मास्टर फाइल भी करप्ट हो जाती है, तो फिर हमें डिफरेंट टाइप के रिकवरी प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है। तो रिकवरी मीन डिज़ास्टर रिकवरी, यानी फॉर एग्जांपल आपने बैकअप भी नहीं लिया था और आपकी डेटाबेस करप्ट हो गई, तो फिर उसकी रिकवरी की बात वो भी इसमें देखा जाएगा कि रिकवरी किस तरीके से होगी। और इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिबग एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे कि जो जहाँ पे ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चलना है वहाँ जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है उसकी क्या ज़रूरियात हैं वो भी इसमें देखी जाएंगी। अगर आप कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, तो ये 5 हैं। नंबर 1 डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस, नंबर 2 डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, नंबर 3 फाइल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 4 इंडेक्सेस, इनको इंडिसेस भी कहा जाता है, एक्चुअली इंडिसेस भी होना चाहिए, इंडेक्सेस नहीं। नंबर 5 इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इनको हम 1 बाय 1 जो सा वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस की हम बात करते हैं। इसमें हम इस चीज़ को देखते हैं कि डेटाबेस जो सी वो उसमें कितना डेटा जो सा वो स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 ईयर प्लान के तहत डेटाबेस बनाई कि 5 साल के लिए हमने इसमें डेटा स्टोर करना है, फिर हम डेटा वॉल्यूम जो सा उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें कितना डेटा आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एस्टिमेट देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की डेटाबेस बनानी है, तो डेटा वॉल्यूम आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि आप देखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं। फॉर एग्जांपल आप
एक कंपनी की डेटाबेस बना रहे हैं जिसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 2000 है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय मॉर्निंग में जब वो इन होंगे उनका रिकॉर्ड ऐड होगा, फिर वो शाम को आउट होंगे और दरमियान में एक बार दोपहर को इन आउट होंगे। तो इस तरीके से 6 रिकॉर्ड जो उनसे वो उनके रिकॉर्ड एक दिन में एंटर हुए। तो अगर 2000 एम्प्लॉइज थे तो 12,000 रिकॉर्ड जो उनसे वो पर डे, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 30 से, फिर मल्टीप्लाई कर लें 12 से, फिर मल्टीप्लाई कर लें 5 से, तो 5 साल में आपको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो उनसे वो सामने आ जाएंगे। और फिर हर रिकॉर्ड का अपना एक साइज होता है कि उसमें कितने कॉलम्स हैं, जिसे आप एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। उन एट्रीब्यूट्स की लेंथ को आप प्लस करें तो उससे आपको एक रिकॉर्ड का साइज नज़र आ जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करके फिर आप उसको इन बाइट्स को 1024 पे डिवाइड करके किलो बाइट्स, फिर मेगा बाइट्स और इस तरीके से गीगा बाइट्स में कन्वर्ट करके डेटा वॉल्यूम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी तरीके से यूजेज एनालिसिस की बात कि कितनी स्पीड से ये डेटाबेस यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑनलाइन सिस्टम है जैसे ईबे है या अलीबाबा या इस तरह की OLX या इस तरह की कोई वेबसाइट है जिसमें मुसलसल डेटा जो सा वो जा रहा है और हर जगह से हर वक्त कंकरेंट यूज़र जो से वो उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर उसका यूजेज एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर वन, डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस टू एस्टिमेट द साइज और वॉल्यूम एंड द यूजेज पैटर्न ऑफ द डेटाबेस। एस्टिमेट्स of database size are used to select physical storage devices and estimate the cost of storage. Estimates of usage paths or patterns are used to select the file organization and access methods, to plan for the use of indexes and to plan a strategy for data distribution. तो ये सारा मरहला है जिसमें हम उस डेटाबेस का ओवरऑल जो साइज़ है उसको देखेंगे। तो ये इसी तरीके से आप देख लेंगे, जैसे आप घर बनाते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें कितने रूम्स होने चाहिए या कितने लोगों के लिए ये घर बन रहा है, तो ये है डेटा वॉल्यूम। और अगर आप फॉर एग्जांपल घर बना रहे हैं तो उसमें इतनी महारत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप होटल बना रहे हैं या स्कूल बना रहे हैं या पब्लिक प्लेस बना रहे हैं तो फिर वहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होगी और उसकी तोड़ फोड़ भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए इसको कहते हैं यूजेज एनालिसिस। पॉइंट नंबर 2, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है। अब देखें जो डेटाबेसेस हैं ये कई तरह के हैं, जिनमें से एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस भी है। आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस जो हैं वो कॉमनली यूज हो रही हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन टुडे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क्स। इसमें होता क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स में कि आप किसी एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे डेटा स्टोर नहीं करते, यानी आपका जो डेटा है वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर होता है और उन साइट्स के ऊपर आप फिर फ्रेगमेंटेशन और रेप्लिकेशन जो कंट्रोल है उसके थ्रू डेटा जो सा वो स्टोर करते हैं। तो आपका डेटा जो सा वो चंक्स में या पार्ट्स में डिफरेंट साइट्स के ऊपर पड़ा होता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क का नाम देते हैं। तो आमतौर से अगर एक सर्वर है और बहुत से क्लाइंट कनेक्ट हैं तो वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगी, लेकिन अगर आपकी जो डेटाबेस है वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट साइट्स में, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में है और उसके कुछ पार्ट्स इस्लामाबाद में है, कुछ कराची में है, कुछ कोयटा में है, कुछ फैसलाबाद में है, तो ऐसी इन्वायरमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट कहेंगे। मोस्टली जो बैंक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट पे हैं। इसी तरीके से यूट्यूब की अगर आप बात करें या गूगल की बात करें तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क्स को वो यूज़ कर रही हैं, ये सारी की सारी। For these organizations, a significant problem in physical database design is deciding at which nodes or site in the network to physically locate the data. तो अब जो अगर आपने तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनानी है तो बहुत इजी है वो कि आप फिजिकल डिज़ाइन बनाएंगे, किसी एक सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जब बनाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क्स पे डेटाबेस बनाना एक चैलेंजिंग जॉब होती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि डेटाबेस जो सी वो उसके फ्रेगमेंट्स कहाँ कहाँ होंगे, किस तरीके से आपने उसको रेप्लिकेट करना है, कंकरेंसी कंट्रोल या कंट्रोल मैनेजमेंट या ट्रांजैक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में जो सी वो देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में आपको मज़ीद केयर से काम करना पड़ता है।
बेसिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज में नंबर 1 सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, फिर पार्टीशन अप्रोच है, फिर रेप्लिकेटेड अप्रोच है और इनके कम्बिनेशन से बनने वाली हाइब्रिड अप्रोच है। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में क्या होता है, ऑल डेटा आर लोकेटेड एट अ सिंगल साइट, इट इज़ फेयरली इजी टू डू बट इट हैज़ एट लीस्ट 3 डिसएडवांटेजेस। किसी एक ही जगह पे डेटा रख देना ये कोई समझदारी का काम नहीं है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डेटा आर नॉट रेडली एक्सेसिबल एट रिमोट साइट। अगर आपने फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में डेटा रख दिया और अमेरिका में एक्सेस कर रहे हैं तो जो नेटवर्क के ऊपर बोझ है, एक ओवरहेड जनरेट होगा और नेटवर्क की स्पीड जो सी वो डिसाइड करेगी कि आपकी डेटाबेस की स्पीड क्या है। डेटा कम्युनिकेशन कॉस्ट में भी आपको अब अगर बहुत ज़्यादा डेटा आपका जो सा रिमोट साइट पे जाना है, रिमोट साइट मीन फैसलाबाद से लाहौर या लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से फॉर एग्जांपल यूके या कनाडा, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, में भी आपको सैटेलाइट लिंक्स लेने पड़े। इसी तरीके से द डेटाबेस सिस्टम फेल्स टोटली व्हेन द सेंट्रल सिस्टम फेल्स। तो क्योंकि सेंट्रलाइज्ड आपकी डेटाबेस थी, डेटा किसी एक ही पॉइंट के ऊपर पड़ा था, तो अब होगा क्या कि अगर वो सेंट्रल पॉइंट आपका मेन सर्वर अगर शटडाउन हो गया तो उससे कनेक्टेड सारे के सारे क्लाइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो से वो शटडाउन हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। फिर आपके पास पार्टीशनड अप्रोच है। द डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस, फ्रैगमेंट्स जिसे कहा जाता है। ईच पार्टीशन इज असाइंड टू अ पर्टिकुलर साइट। मेजर एडवांटेजेस ऑफ दिस इज दैट द डेटा इज मूव्ड क्लोजर टू लोकल यूजर्स एंड सो इज मोर एक्सेसिबल। तो जो पार्टीशनड है मैकेनिज्म ये गूगल भी यूज करती है, जैसे google.com.pk उनकी वेबसाइट जो पाकिस्तान के लिए है, .in इंडिया के लिए है। इसी तरह google.com.uk यूके के लिए है और यूएस पर यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन्होंने दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में डेटाबेस की पार्टीशन की हुई है और हमारी जो रिक्वायरमेंट के कंटेंट्स हैं, जो हमारे रीजन के कंटेंट्स हैं, वो हमारे करीब तरीन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि एरिज़ोना में जो उनका कल्चर है उसको हम बहुत कम ही सर्च करते हैं, तो उसको पाकिस्तान में रखना जो सा वो वाइजेबल नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पड़ी होगी पाकिस्तान के सर्वर्स में जो पाकिस्तानी लोग जिसको सर्च करते हैं। तो ऐसी डेटाबेस को हम फिर पार्टीशनड या फ्रेगमेंटेड या फ्रेगमेंट्स कह लेते हैं कि पार्टीशन डेटाबेस है। रेप्लिकेटेड डेटाबेस है। फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस असाइंड टू मोर देन वन साइट इन द नेटवर्क। This approach maximizes local access but creates update problems since each database change must be reliably processed and synchronized at all of the sites. तो जो रेप्लिकेटेड डेटाबेस है इसमें ये होता है कि सेम डेटाबेस की जो कॉपीज हैं वो डिफरेंट साइट्स पे जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में रख दी जाती हैं और बड़ी स्पीड से वो एक्सेस होती है। लेकिन इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल लाहौर में रिकॉर्ड्स जो उनसे वो अपडेट हुए या कुछ रिकॉर्ड डिलीट हुए या नए रिकॉर्ड आए तो वो कराची वाली डेटाबेस में भी अपडेट होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। और वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद सारी जो डेटाबेसेस हैं वो अपडेट होनी चाहिए उसी वक्त। तो इसलिए आपकी जो नेटवर्क कॉस्ट है वो एक एडिशनल ओवरहेड आपके ऊपर बनता है, नेटवर्क कॉस्ट है उनसे वो बढ़ जाती है। और इसमें भी फिर सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस टेक्निक्स के थ्रू डेटाबेसेस को रेप्लिकेट किया जाता है। और फिर आपके पास रेप्लिकेशन कंट्रोल मैनेजर भी होना चाहिए जो इन डेटाबेसेस को डिफरेंट साइट्स के ऊपर रेप्लिकेट करे और उनकी सेम कॉपी जो उनसे वो सिंक करे। फिर आपके पास हाइब्रिड अप्रोच है। हाइब्रिड डेटाबेसेस में इन दिस स्ट्रेटजी द डेटाबेस इज पार्टीशनड इनटू critical and non-critical fragments. Non-critical fragments are stored at only one site while critical fragments are stored at multiple sites. तो हाइब्रिड में ये होता है कि जो डेटाबेस है उसको पार्टीशन कर दिया जाता है, उसके वो पार्ट्स यानी वो डेटा जो हर वक्त चाहिए वो सारी साइट्स के ऊपर पड़ा होता है, लेकिन वो डेटा जो कभी कभी जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो सिर्फ एक साइट के ऊपर होता है, उसको फिर ऑन डिमांड जो सा वो सेंट्रलाइज की तरह यूज़ कर लिया जाता है। तो आप यूं समझ लें कि सेंट्रलाइज्ड, पार्टीशनड और रेप्लिकेटेड इन तीनों को मिलाकर हाइब्रिड बन जाता है, क्योंकि हाइब्रिड में एक सेंट्रल लोकेशन भी है
और फ्रेगमेंट्स भी हैं, इसलिए ये पार्टीशन भी है और सेंट्रलाइज्ड भी है। और क्योंकि जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको अपडेट भी करना पड़ता है मेन साइट के साथ, इसलिए ये रेप्लिकेटेड भी है। थर्ड जो कंपोनेंट है हमारे पास अभी ये वाली, इसमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का थर्ड कंपोनेंट हम देखने जा रहे हैं। ये है हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ए टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ए फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस is called file organization. For selecting a file organization, the system designer must recognize several constraints. Constraints mean business rules, पाबंदियां कह लें, business rules, checks कह लें इसको, including the physical characteristics of the secondary storage devices, available operating system, and file management software. And user needs for storing and accessing data. Following is the criteria for selecting file organization. अब देखिए आपके जितने रिकॉर्ड्स हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ कि सारे का सारा डेटा जो आपका है वो अल्टीमेटली तो हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम पे जाके स्टोर होना है, और हार्ड डिस्कें लगी होंगी या वो HDD होंगी या वो SATA होंगी या वो मे बी SSD हो या इसके अलावा कोई और होलोग्राम रिलेटेड आपका जो सा वो स्टोरेज मीडिया हो, जो भी हो फॉर एग्जांपल, उसके बावजूद हमें एक फाइल सिस्टम जो सा वो चाहिए। और फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, फिर उनको वहाँ से लेना, ये एक चैलेंजिंग जॉब होती है। और बड़ी डेटाबेसेस में जो हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, फास्ट एक्सेस फॉर रिट्रीवल, कि जब हमें डेटा चाहिए तो बड़ी स्पीड से हमें मिले। फिर हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस, को जब आपने प्रोसेस करना है तो बड़ी स्पीड से प्रोसेस हो। एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस, कि जो स्टोरेज स्पेस है वो एफिशिएंटली यूज़ हो, ये नहीं कि थोड़ी देर में 2 महीने में आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव जो सी वो फुल हो गई। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर और डेटा लॉस, अब ये भी एक चैलेंजिंग जॉब है कि आपकी हार्ड डिस्क जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज आपका मीडिया है वो किसी वक्त भी फेल हो सकता है। और इसको बचाने के लिए फिर इसके साथ रेट कंट्रोलर्स सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बेस्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे RAID जिसे कहते हैं, रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क्स। मिररिंग का कंसेप्ट आता है जिसके ज़रिए हम फिर डेटा लॉस फेलियर को जो सा वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से मिनिमाइजिंग नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आप कोशिश इसमें हमारी ये होती है कि फॉर एग्जांपल हमें अगर डेटाबेस जो सी वो शिफ्ट करनी पड़े या उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़े तो बहुत कम ज़रूरत उसकी पड़े। इसके अलावा अकोमोडेटिंग ग्रोथ, वक्त के साथ साथ डेटाबेस अगर आपकी जो बढ़ रही है तो आपकी जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है वो इस चीज़ को सपोर्ट करे। और सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़, के आपकी जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो या कुछ इसमें इस तरह का सिस्टम हो कि आपका डेटा जो सा वो अनऑथराइज्ड पर्सन यूज ना कर सके। फोर्थ कंपोनेंट इंडेक्सेस या इंडिसेस हैं। An index is a table that is used to determine the location of rows in a table or tables that satisfy some condition. They may be created on primary key, secondary key, foreign key, etc. तो जो इंडेक्सेस हैं ये एक्चुअली स्पीडी सर्चिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये भी फाइल्स होती हैं जो एक्चुअली एक्चुअल डेटा से सेपरेट बनाई जाती हैं, यानी एक्चुअल डेटा की एक सॉर्टेड या तरतीब लगी हुई लिस्ट जो सी वो या एक की बेस्ड ये फाइल होती है इंडेक्स, जो आपको स्पीडी सर्चिंग में मदद देता है। हर ओरिजिनल फाइल की हम एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, एक से ज़्यादा इंडेक्स फाइल भी बनाई जा सकती है, और आमतौर से ये प्राइमरी की या सेकेंडरी की या फॉरेन की के ऊपर इंडेक्स फाइल्स बनी होती हैं। और इनका पर्पस स्पीडी एक्सेस होता है कि जब डेटाबेस से हम डेटा को सर्च करें तो स्पीडली डेटा जो सा वो एक्सेस हो सके। और लास्ट वन हमारे पास है फिर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। डेटाबेस इंटेग्रिटी रेफर टू करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। अब देखें डेटाबेस में डेटा ऐसे आंखें बंद करके डालते जाएं तो मे बी वो डेटा जो सा वो करेक्ट ना हो। मिसाल के तौर पे आप कॉलेज में एडमिशन कर रहे हैं और आपने जिस स्टूडेंट का डेटा एंटर किया उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपने अब एज बन रही है वो फॉर एग्जांपल 4 ईयर बन रही है,
स्टूडेंट वो कॉलेज का है लेकिन एज उसकी 4 ईयर है, और क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी। तो ये चीज़ें जो उनसे ये इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में आती हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वो आपकी एज चेक करते हैं, एज लिख के वो कहते हैं नहीं आप अंडर 18 है तो आप ये वेबसाइट विजिट नहीं कर सकते। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन है। तो ये इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट मीन बिजनेस रूल्स जिनकी मदद से आप सिर्फ ऑथेंटिकेटेड, करेक्ट और कंसिस्टेंट डेटा जो सा वो डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डेटाबेस प्रोटेक्शन, क्योंकि डेटाबेस में अगर आपका ऐसे ही रफली सा डेटा जा रहा है जिसकी कोई लॉजिक नहीं है तो डेटाबेस की प्रोटेक्शन कोई नहीं है। वाइल इट इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड प्रिसीजन, इट हैज़ सम broader implications. Or security involves protecting data from unauthorized operations, while integrity is concerned with quality of data itself. यानी अगर unauthorized persons access करें तो हम कहेंगे सिक्योरिटी नहीं है, और अगर डेटा की क्वालिटी नहीं है तो हम कहेंगे डेटा की इंटेग्रिटी नहीं है। तो बेसिकली जो प्रोटेक्शन है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना है, सिक्योरिटी अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना है, और जो इंटेग्रिटी है वो ये कि डेटा आपका क्वालिटी वाला हो, वो डेटा क्वालिटी वाला हो, उस पर बहुत ज़्यादा आपको प्रोसेसेस ना करने पड़े। इंटेग्रिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सर्टेन कंस्ट्रेंट्स विच आर द कंसिस्टेंसी रूल्स दैट द डेटाबेस इज नॉट परमिटेड टू वायलेट। इफ यू ऑफ देम आर डिस्कस इन चैप्टर नंबर 4 में। हम जब नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, थोड़ी डिटेल से बताऊंगा कि इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको एक एज वाला इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट बता दिया कि जैसे नादरा के सिस्टम में ये एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज 18 ईयर से कम है तो इसको आईडी कार्ड अलाउ नहीं है। अब देखें फिजिकल डेटाबेस बन गई, अब आपने इस डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करना मीन लागू करना। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने डेटाबेस बनाई थी, अब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ये डेटाबेस देंगे, उनके यूजर्स को आप ट्रेन करेंगे और उनको कहेंगे कि ये लें जी अब आप इस डेटाबेस को यूज करें। इन डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन फेज द बिल्डर और द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्मली रिक्वायर्स अ सर्वर कंप्यूटर which will be linked with hundreds and thousands of computers users who would want to share and interact with the सर्वर डेटाबेस। तो अब आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उस कंपनी को जिसमें जाके डेटाबेस इंस्टॉल होनी है उनको कहेगा जी अब आप हमें हार्डवेयर लेकर दें। हार्डवेयर का डिसीजन वैसे पहले ही हो चुका था डेटा वॉल्यूम के हिसाब से, अब वो सर्वर आ चुका है। आमतौर से अगर तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो इंटेल ज़ियोन यूज़ हो सकता है, या फिर आपको एक मिनी मशीन जो सी वो वहाँ पे लगानी पड़ेगी। IBM का आपको, या आपको फॉर एग्जांपल किसी और कंपनी का HP का आपको मिनी मशीन सिस्टम जो से वो लेने पड़ेंगे। उनके ऊपर आप सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जैसे विंडोज़ 2016 सर्वर सॉफ्टवेयर वो आप इंस्टॉल कर लेंगे, और आपका उसके बाद आप उसके ऊपर डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे। अब ये आप पे बेस करेगा कि आपने वो डेटाबेस ओरेकल में बनाई है या आपने SQL सर्वर यूज़ किया है, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। ओरेकल बहरहाल बेस्ट है अगर आप ओरेकल में डेटाबेस बनाते हैं, और फिर वो आप उस पर ऊपर डेटाबेस इंस्टॉल करके तो उसके लिंक्स जो उनसे वो दे देंगे ताकि अक्रॉस दी ग्लोब या जहाँ जहाँ उस कंपनी के ऑफिस हैं वो लोग उस डेटाबेस को यूज़ कर सकें। For this purpose, the DBA stands for Database Administrator, might need the services of Network Administrator to connect the user with the servers. तो जो अब DBA है एक्चुअली उसका काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है। वो हार्डवेयर का काम बहुत कम जानता है, लेकिन वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से फिर मीटिंग करेगा, उनको बताएगा कि हमें इस तरीके का नेटवर्क जो सा वो आप बिछा दें ताकि हम इस डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर सकें। The users are normally given the authorization permissions defined by the respective managers so that they can perform the authorized tasks while using the database facilities. अब हर यूज़र जो इस डेटाबेस से कनेक्ट होगा उसके लिए एक अपना ऑथोराइजेशन, एक उसको कोड मिला हुआ है। यानी जो कंपनी के मैनेजर्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से यूज़र को कितने राइट्स देने हैं।
फॉर एग्जांपल किसी यूज़र को वो डेटा इंसर्ट के राइट्स दे रहे हैं कि ये वाला यूज़र जो सा डेटा इंसर्ट कर सकता है, न्यू रिकॉर्ड्स ऐड कर सकता है। किसी यूज़र्स को वो डेटा अपडेट के राइट्स दे रहे हैं कि ये वाला यूज़र डेटा इंसर्ट तो नहीं कर सकता लेकिन एग्जिस्टिंग डेटा को ये अपडेट कर सकता है। किसी यूज़र्स को वो डिलीट के राइट्स दे रहे हैं कि ये डेटा इंसर्ट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। और इसी तरीके से बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ यूज़र्स को सिर्फ व्यू के राइट्स होते हैं। जैसे हमारे पास जो गूगल के सर्वर्स हैं उनके सिर्फ व्यू के राइट्स हैं। हमारे पास यूट्यूब का चैनल, अगर अपना चैनल नहीं है किसी और का चैनल है, तो हमारे पास सिर्फ व्यू के राइट्स होते हैं, हम उसके ऊपर उसको डिलीट या अपडेट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं वो बैठकर डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे कौन से यूज़र को किस तरह के राइट्स की ज़रूरत है। फिर वो राइट्स उसको रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं ताकि कल को अगर वो यूज़र कोई काम करता है तो उसको बताया जाए कि ये तुमने काम ख़राब किया क्योंकि तुम्हारे पास ही ये राइट्स थे। In distributed computing environment, the database servers and users might be thousands of kilometer apart. अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है ये, जैसे मैं आपको पहले लेक्चर नंबर 4 में बता चुका हूँ कि ये तो अक्रॉस दी ग्लोब होती है। डिफरेंट साइट्स के ऊपर आपकी डेटाबेस जो सी उसके फ्रैगमेंट्स होते हैं। तो फिर जो यूज़र्स हैं वो उनका दरमियानी फासला हज़ारों किलोमीटर हो सकता है। जैसे अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान है, अगर वहाँ पे यूज़र्स बैठे हैं तो उनके दरमियान में तो हज़ारों किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो ए लॉट ऑफ एक्सपेंसिव टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स आर रिक्वायर्ड। तो फिर आपको ज़ाहिर है फिर आपको सैटेलाइट लिंक्स चाहिए या अंडर द सी फाइबर ऑप्टिक जो सी वो केबल बिछी होनी चाहिए। बहुत कॉस्टली आपको काम करना पड़ेगा टू परफॉर्म द डेजिग्नेटेड टास्क, ताकि वो आपकी डेटाबेस जो सी वो कनेक्ट हो सके। नादरा एंड क्रिक इन्फो आर सम ऑफ द टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटाबेस। नादरा की अगर आप एग्जांपल लें, पूरे पाकिस्तान में इनके हर शहर में 3, 5, 7 ऑफिस हैं और वो सारे के सारे ऑफिस उनसे अक्रॉस द ग्लोब वो कनेक्ट हैं। मे बी इसको अमेरिका में या यूके में भी ऑपरेट किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में टेलीकम्युनिकेशन का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सिंपल इंटरनेट आप यूज़ नहीं कर रहे होते। इसके लिए या तो आप VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं या फिर डेडिकेटेड लिंक्स होते हैं, क्योंकि इन डेटाबेसेस की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए डेटा जो सा आपका वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू, ताकि अगर दरमियान में कोई इंटरसेप्ट भी कर ले तो वो इंक्रिप्शन की के बगैर, डिक्रिप्शन की के बगैर वो उस डेटा को ना देख सके। इसी तरीके से क्रिक इन्फो, जिसके ऊपर हम मैचेस की अपडेट्स देखते हैं, वो इस तरह की डेटाबेसेस की एग्जांपल्स हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में सिंपल सा इसको अंडरस्टैंड करें कि जो लॉजिकल डिज़ाइन के बाद आपने फिजिकल डिज़ाइन बनाया, उस फिजिकल डिज़ाइन को आप कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल करके तो यूज़र्स को दे दिया गया है कि ये नहीं जी अब आप इससे काम लें, इसमें डेटा इंसर्ट करें, फीड करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें।